Good morning, student. So far we have learned about the dual nature of electromagnetic waves, radiation, and second we have learned about the Bohr's atomic model. Today we are going to learn about two hypotheses, de Broglie hypothesis, and then second one is a Heisenberg uncertainty principle. ठीक है, ये दोनों जो थ्योरी अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं, ये जो थ्योरी है दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा आपने देखा कि सब फेल हो गए हैं. रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, बोहर्स के मॉडल फेल हो गए. अब जो आएगा वो आएगा क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, जो अभी तक हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ क्वांटम मॉडल ऑफ एटम. तो ये जो दोनों हाइपोथेसिस और जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, ये इट इज़ यूज टू डेवलप दी क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, इन दोनों थ्योरी को ध्यान में ही रख के फिर आगे बनाया गया क्वांटम मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2.5 टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. ठीक है, quantum mechanical model. Quantum mechanical means it is that branch of science which deal with the microscopic particles. Okay, ये माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर डील करते हैं. जो आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, वो किसको डील करते हैं? ऑब्जेक्ट जो कि मैक्रोस्कोपिक है, मतलब आप नॉर्मली उसको देख सकते हैं. पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये वो साइंस है जो डील करता है माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट पे, जिसको आप देख नहीं सकते, उन पे. ठीक है, उन पे बेस्ड. जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते. तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं दो फिनोमिना या दो जो डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, वही दैट लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो पहला हम जो पढ़ने वाले हैं इट इज़ अ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. ठीक है, ये किसने बताया था? डी ब्रोई करके एक साइंटिस्ट थे. डी स्मॉल लिखते हैं. ठीक है, डी ब्रोई करके एक साइंटिस्ट थे. ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और बोहर्स के ही अंडर काम करते थे. ठीक है, नील बोर के अंदर ही ये जो साइंटिस्ट हैं डी ब्रोई वो काम करते थे. और उन्होंने बोला कि जैसे कि जो लाइट है या जो फोटॉन्स लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके दो नेचर होते हैं. समटाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल और समटाइम इट बिहेव एज अ वेव. ठीक है, तो डी ब्रोई ने क्या कहा कि जो मैटर है, मैटर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी डुअल नेचर होता है. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट ऑल्सो शोज डुअल नेचर. कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वेव की तरह बिहेव करता है. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी मैटर हैं, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है इट बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन मी, यू, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो मोशन में है इट बिहेव एज अ वेव, उसने बोला. ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है मतलब उसका क्या होगा? मोमेंटम होगा. कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है उसका क्या होता है? एक मोमेंटम, m/v जिसको बोलते हैं, और इसको हम शो करते हैं p से. मोमेंटम को किससे शो करते हैं? p. तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो जिसका मोमेंटम m/v है. ठीक है, अब ये मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन. तो जब कोई भी, जैसे डी ब्रोई ने कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो कैसा बिहेव करता है? एज अ वेव बिहेव करता है. वेव की तरह बिहेव कर रहा है मतलब उसका क्या होगा? कोई वेव लेंथ होगा. तो उस वेव लेंथ जो है उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया h/p, या जिसको बोलते हैं h/mv. ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया लैम्डा के लिए, वेव लेंथ के लिए, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोइस वेव लेंथ. इसका नाम ही है डी ब्रोई वेव लेंथ. तो एग्जाम में आता है यही है कि फाइंड द डी ब्रोई वेव लेंथ, ऐसा आता है. ठीक है, तो क्या कहा एक बार फिर से सुन लो. डी ब्रोई ने क्या बोला कि जितने भी मैटर है एवरी ऑब्जेक्ट बिहेव एज अ वेव, एवरी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है इट बिहेव एज अ वेव. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम mv है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली मोशन में है. ठीक है, तो उनका वेव लेंथ क्या होगा? लैम्डा, जो विच इज़ गिवन बाय h/p, वेयर p इज अ मोमेंटम. मोमेंटम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? m/v लिख सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डी ब्रोई वेव लेंथ.
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये समझ में आया डी ब्रॉय ने क्या बोला, जैसे कि लाइट होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, वैसे ही जो पार्टिकल मैटर है, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डुअल नेचर शो करते हैं, समटाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल, समटाइम इट बिहेव एज अ वेव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन भी मैटर ही है। इलेक्ट्रॉन हम अभी तक हम क्या जाना था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ना, पर अब डी ब्रो ने क्या बोल दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, साथ में वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, और उन्होंने क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव करे इसलिए उसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, और उसको उसने लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ, उसका ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, सो अभी ये तो डी ब्रो ने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस मतलब इसका कोई प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कुछ दिखाया नहीं, पर बाद में डी ब्रोई के ही 2 और स्टूडेंट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करा दिया। डिफ्रैक्शन जो है सिर्फ लाइट देता है। आपने क्लास 10th में डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना। डिफ्रैक्शन टॉपिक था, किस में पढ़ा था डिफ्रैक्शन टॉपिक, लाइट में, कि लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब ये कौन सा नेचर है, लाइट का वेव नेचर है। ठीक है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करके दिखा दिया। 2 साइंटिस्ट थे, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उन दोनों का। तो उन दोनों ने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, पर एक चीज़ और बात थी कि डी ब्रोई का जो वेवलेंथ है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए ही ट्रू था। जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक मतलब आप, मैं, या कोई बॉल हो गई, कोई भी बड़ा मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये जो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर इट। ठीक है, डी ब्रोइस जो वेवलेंथ है या डी ब्रोइस जो कॉन्सेप्ट था, इट इज़ नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये इट इज़ होल्ड गुड फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक न्यूमेरिकल करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो हाइपोथेसिस है इट इज़ गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड इट डज नॉट होल्ड फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपकी बुक का ही एक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 2.12। ठीक है, अगर आप अपनी बुक लेंगे, आप अपनी बुक खोल लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 2.12 करेंगे, आपकी बुक का ही है, जहाँ पर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर लिखा है वहीं पर ही नीचे एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसको रीड कर रही हूँ। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, एक बॉल है जो मूव कर रहा है और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल 2.12। तो मास का जो है, बॉल का मास कितना है, 0.1 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ होता है h/mv। ठीक है, h की वैल्यू, h इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये kg 0.1 और ये v हमने रख दिया 10। ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, सिंपल वैल्यू पुट किया। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.626 × 10⁻³ ही आता है। तो अगर कोई बॉल है ना, ये किसका वेलोसिटी था, बॉल की वेलोसिटी थी। अगर कोई बॉल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देखो उसका वेवलेंथ क्या है, 6.626 × 10⁻34। मतलब इसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि इट इज़ नॉट विजिबल बाय आवर आइज। इसलिए जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं लाइक बॉल, वो वेव जैसा नेचर शो नहीं करते हैं। यहाँ से क्लियर हुआ क्यों ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए ही है, क्यों ट्रू है, क्योंकि जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, जब उसका हम वेवलेंथ निकालते हैं तो ये वेवलेंथ बहुत छोटा आता है, विच इज़ नॉट विजिबल। इस वजह से जो बॉल है वो वेव की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, इसी में एग्जाम्पल 2.13 देखेंगे। ठीक है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg।
सो मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻⁻25 जूल, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 3 × 10⁻⁻25। कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको इसका वेवलेंथ निकालना। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। हमको लैम्डा निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, h विच इज़ अ कांस्टेंट, m इज गिवन, हमको v पता होना चाहिए। तो हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं v। काइनेटिक एनर्जी से कुछ क्या होता है, 12mv², ये होता है। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v इज क्या हो जाएगा, 2 × KE/m, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 × KE मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × काइनेटिक एनर्जी कितना है, ठीक है। अब आप इस वेलोसिटी को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 812 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे आगे वेलोसिटी, अब यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m × v। तो यहाँ पर आप h की वैल्यू तो कांस्टेंट है, दिस m दिया हुआ है, ये v हमने निकाल लिया है। आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, h है 6.626 × 10⁻⁻34, m दिया हुआ है 9.1 × 10⁻⁻31, v हमने निकाला है 812, ठीक है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 896.7 मीटर। देखो कितना ज़्यादा वेवलेंथ आ रही है इसकी, 896.7 मीटर, बहुत अच्छा खासा है। आप इसको इजीली देख सकते हैं वेवलेंथ का नेचर, है ना। जबकि यहाँ पर वेवलेंथ जो था ये इतना छोटा था कि हम इस वेवलेंथ को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इतना छोटा वेवलेंथ है। जबकि वहाँ पर जो वेवलेंथ है काफ़ी बड़ा है, जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर बात हो रही थी बॉल की। तो देखो बॉल का वेवलेंथ बहुत ही कम आया, जबकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 896.7 मीटर आया, विच इज़ डिटेक्टेबल, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो डी ब्रॉय का कंसेप्ट था, हाइपोथेसिस था, इट इज़ होल्ड गुड फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए दिस हाइपोथेसिस इज़ वेरी करेक्ट। उसके बाद आगे जाके इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ, और एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है इट बिहेव एज अ वेव, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट था। जबकि बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है। नील बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ अ पार्टिकल ओनली, बट यहाँ पर डी ब्रोय ने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल तो है ही, साथ में उसका वेव नेचर भी होता है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या हुआ, क्या बोला गया। फिर से बोल देते हैं, डी ब्रोय ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो बिहेव एज अ वेव, और उस अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका वेव लेंथ क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। p क्या है, मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है m × v, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन मोशन, ठीक है। तो ये था डी ब्रोय का हाइपोथेसिस। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, इट इज़ अ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, ओके। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है दैट इज़ अ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small particle with absolute accuracy। अगर कोई small particle है हमारे पास तो हम accurately उसका position और momentum simultaneously मतलब एक साथ measure नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल, छोटा बहुत स्मॉल पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है, ठीक है, तो उसका हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आप यहाँ से रायपुर जा रहे हैं, ठीक है, तो
क्योंकि वैसे तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमारे लिए या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। फिर भी से मैं आपको अपना एग्जांपल देख के बता रही हूँ कि अगर हम सपोज़ यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो एक साथ हमारी पोजीशन और हमारा मोमेंटम कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है तो हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अभी कहाँ पर है और उसका वेलोसिटी क्या है ये हम एक साथ नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि उसका पोजीशन की सपोज़ यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं तो अभी हम कहाँ पर हैं, अगर हम ये पता करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम है वो गलत आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। और अगर हम अपना मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो हम पोजीशन हम कहाँ पर पहुँचे हैं अभी ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत अजीब ही बात है ये है, क्योंकि अनसर्टेनिटी समझते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, नथिंग इज़ फिक्स्ड, अनसर्टेन है, सब कुछ हेजी है, अनसर्टेन, समझते हैं। तो अनसर्टेन मतलब कुछ पता नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है वहाँ पर, निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। मतलब अगर हम उसकी पोजीशन का पता कर लेते हैं किसी भी, तो हम उसका मोमेंटम का पता नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने मोमेंटम पता कर ली तो हम एग्जैक्टली उसका लोकेशन नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर होगा। ये उन्होंने कहा है हिजनबर्ग ने, ठीक है। इफ़ एन अटेम्प्ट इज़ मेड, अगर हम ट्राई करते हैं टू मेजर एनी ऑफ दिस क्वांटिटी, इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी को मेजर करते हैं विथ हाई एक्यूरेसी, देन द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट, ठीक है। अगर आप पोजीशन सही निकाल लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये है अभी एटम के अंदर, तो अगर आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही लेस एक्यूरेट होगा, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, तो आप उसका पोजीशन नहीं बता सकते कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पोजीशन सही कैलकुलेट किया तो आप मोमेंटम सही कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आपने मोमेंटम सही कैलकुलेट किया है तो आप उसका पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर डेल एक्स जो है इट इज़ एरर इन पोजीशन, कि आपने मेजरमेंट किया और उसमें पता कुछ एरर आ गया, तो डेल एक्स एरर है विच इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी जो है एरर विच शोज़ दी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कि भाई इतना एरर आया है जब हमने कैलकुलेट किया है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम डेल एक्स इंटू डेल पी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π, ये उन्होंने बताया, ठीक है। अब p को आप वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल p मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। अब ये जो m है इट इज़ अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। डेल क्या शो करता है, चेंज, ठीक है। तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4π, ये मैं m को इधर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो ये, ठीक है। तो डेल एक्स इंटू डेल वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, मतलब आपने पोजीशन सही पता कर ली तो वेलोसिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वेलोसिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दी तो डेल एक्स जो है पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ, सपोज आपने डेल एक्स पोजीशन बहुत अच्छे से एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, मतलब पोजीशन में कोई भी एरर नहीं है, ये डेल एक्स क्या शो कर रहा है, एरर इन पोजीशन, ठीक है। पर हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर ही है, हमको पोजीशन पता चल गई, तो कोई एरर नहीं है, मतलब डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इंटू डेल एक्स, है ना, मुझे डेल वी पता करना है तो मैंने डेल एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब डेल एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो h/0 क्या हो जाएगा, h/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब डेल वी क्या हो गया, डेल वी क्या है, एरर इन वेलोसिटी, है ना। जब आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन की तो कितना एरर आया, तो देखो कितना एरर आ गया, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा एरर आ गया। आपने पोजीशन तो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, बट जब वेलोसिटी कैलकुलेट करने गए तो कितना आ गया, बहुत ज़्यादा एरर आ गया, इनफाइनाइट एरर।
तो इससे हमको पता चलता है कि अगर हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं सही बिल्कुल एक्यूरेटली, हमने पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दिया, तो वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे एक साथ साइमल्टेनियसली, लिखा है ना साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो हम वेलोसिटी में हमने क्या पाया कि हमको बहुत ज़्यादा एरर मिल गया। वैसे ही अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट सही कर रहे हैं, एग्जैक्टली सही वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब डेल वी इज इक्वल्स टू क्या है 0, देयर इज नो एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब आप पोजीशन को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एरर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट एरर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही था कि हिजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये में यही बोला कि हम साइमल्टेनियसली किसी स्मॉल पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एक को सही कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे में बहुत सारी गलतियां रहेंगी। यहाँ देखो इनफाइनाइट गलतियां हो गई हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को या फिर उसके मोमेंटम को। ठीक है, तो ये था उसका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो इससे हमको ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं है। कैसे, देखो अब आपको यहाँ से रायपुर जाना है। ठीक है, सोचिए, आप इसको एज्यूम कीजिए, यहाँ से आपको रायपुर जाना है। ठीक है, आपको पता है, रास्ता पता है, यहाँ से सीधा सीधा जाते हैं, पहुँच जाता है। बीच में क्या क्या पॉइंट है आपको पता है, यहाँ से जाएंगे तो कुम्हारी पड़ेगा, कुम्हारी के बाद आगे टाटी बंद पड़ता है, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं रायपुर आगे। तो अगर आपको आपकी वेलोसिटी पता है और पाथ भी पता है, ठीक है, आपको वेलोसिटी पता है कि आप यहाँ से निकले 20 मीटर पर सेकेंड से, सपोज है ना, आपने एक ही स्पीड रखी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कितना चल रहे हैं 20 मीटर। तो आपको यहाँ से आप अपना पोजीशन बता सकते हैं कि 2 घंटे बाद आप कहाँ पर होंगे, 1 घंटे बाद कहाँ तक पहुँचेंगे, बता सकते हैं कि नहीं। 1 सेकेंड में आप 20 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में आप कितना चल रहे हैं 20 मीटर, मतलब 1 सेकेंड बाद आपकी पोजीशन यहाँ से क्या होगी, यहाँ से 20 मीटर होगी, है ना। वैसे ही अगर आप मैं बोलूँ 30 सेकेंड के बाद आपकी पोजीशन क्या होगी, तो 20 × 30 मतलब 600 मीटर आप चल गए होंगे यहाँ से। तो आप अपनी पोजीशन बता सकते हैं, है ना, कि आप कहाँ पर हैं, बता सकते हैं कि नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आपको अगर पाथ पता है, आपको रास्ता पता है यहाँ से कैसे जाना है, आप यहाँ से निकलोगे, ठीक है, फिर मेन रोड पे जाओगे, मेन रोड से सीधा जाओगे तो आपको मिल जाएगा रायपुर जाने का रास्ता और सीधा पहुँच जाओगे। आपको आपकी स्पीड भी पता है, स्पीड पता है आपको और रास्ता पता है, तो आप अपनी पोजीशन बता ही सकते हैं भाई 1 घंटे बाद मैं यहाँ पर रहूँगा, क्योंकि उसी रास्ते पे ही रहोगे, उसके अलावा तो कहीं और नहीं रहोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी पता है तो हम, और हमको पाथ पता है तो हम पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली पता कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हाइजनबर्ग में, हिजनबर्ग, पहले हम लोग हाइजनबर्ग पढ़ते थे जब हम 11th में थे, तो इसको हम हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते थे, पर बाद में पता चला कि हाइजन नहीं है, हमारी टीचर हाइजन बोलती थी, ये हिजनबर्ग है, तो वो मुंह में बस गया है हिजनबर्ग। जैसे डी ब्रोय था, डी ब्रोय को हमारी टीचर बोलती थी डी ब्रॉगली, और अभी भी बोलते हैं डी ब्रॉगली, है ना। तो वो डी ब्रॉगली हमारे दिमाग में था, अब जब बड़े हुए तो पता चला भाई वो डी ब्रॉगली नहीं है, इट इज़ डी ब्रोय। ठीक है, तो डी ब्रोय प्रिंसिपल और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो थोड़ा सा हिजन हाइजन हो जाएगा, ओके, क्योंकि बचपन से वो हाइजन ही बैठा हुआ है दिमाग में। ओके, तो हिजनबर्ग में क्या बोला, हिजनबर्ग ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ पता नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इट इज़ नॉट फिक्स्ड पाथ। अभी तक वो बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है, बोर्स ने ये बोल दिया। अगर आपको पाथ फिक्स पता है, ठीक है भाई, ऐसे ही घूमने वाला, इसी वेलोसिटी से घूमने वाला है, तो आप पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। बट हिजनबर्ग ने क्या बोल दिया कि नहीं, आप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो फिक्स नहीं है। यहाँ से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो वो पाथ, जब वो रिवॉल्व करता है तो जो पाथ लेता है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा उस एटम के अंदर, ये कुछ भी फिक्स नहीं है। किसने बताया, हिजनबर्ग ने बता दिया।
कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम के अंदर कहाँ पर होंगे ये कुछ भी फिक्स नहीं, हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते, ठीक है, हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर होंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़ीरो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो हम प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं। प्रोबेबिलिटी समझते हैं, तो आपने 9th-10th में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, मतलब मैथ्स में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली हिंदी तो नहीं पता मुझे उसका। ये प्रोबेबिलिटी है भाई किसी भी होने की, वहाँ पर कितनी % प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रिसाइजली हम नहीं बता सकते। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा एटम में, प्रिसाइज नहीं बता सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। भाई हाँ, अगर कोई न्यूक्लियस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है, इस एरिया में ज़्यादा है। तो हम प्रोबेबिलिटी में बातें करने लगते हैं अब, ठीक है। अभी तक हम कन्फर्म बातें कर रहे थे, इससे पहले हम क्या बोल रहे थे, कन्फर्म बोल रहे थे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसी पाथ में इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसी फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन होगा। अभी तक बोर्स ने यही बताया था, बट हिजनबर्ग है उसने बोला कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉन का अगर एग्जैक्ट पोजीशन पता कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी पता नहीं कर सकते, अगर हम वेलोसिटी पता कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते। तो इसलिए precise statement of position momentum of electron have to be replaced by the statement of probability। probability से अब हम देखने लगे, ठीक है। तो ये था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ गया क्या था कि हम जो है कोई भी स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक साथ एक ही टाइम पे मेजर करना चाहें तो मेजर नहीं कर सकते। अगर हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो अगर एक क्वांटिटी को हायर एक्यूरेसी से मेजर करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेट हो जाएगी, ये उनका मानना था, ठीक है। अगेन ये जो जितना भी उनका हाइपोथेसिस था, इट इज़ होल्ड गुड फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए ये प्रिंसिपल बिल्कुल सही था, बट जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है। एवरीडे लाइफ में इस हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन या जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ उसमें ही इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है इसको दो एग्जाम्पल से समझते हैं हम, प्रॉब्लम 2.15 और 2.16 से, ओके। ये है 2.15 आपकी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measure of its velocity? एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कितने डिस्टेंस में है, 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में है। तो उसकी जब हम वेलोसिटी मेजर करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा, कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू होता है del x इंटू del p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं इक्वल टू, तो ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। क्या क्या गिवन है आपको, del x गिवन है, del x जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आपको किस में चेंज करना है, मीटर में, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हमको del v निकालना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने पर क्या एरर आएगा ये निकालना है। तो p को अगर हम v के फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये मोमेंटम है p = mv होता है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला है, ठीक। हमको del v निकालना है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, h क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻34, 4π तो पता ही है, m क्या होता है वेलोसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, del x कितना है 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो del v आएगा
5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतना एरर आ रहा है आपका, सोचो। जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, आपको पोजीशन पता है, और जब आप वेलोसिटी पता करने जा रहे हो तो देखो कितना एरर आ रहा है, बहुत बड़ा एरर है। दिस इज 5.71 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात हुई इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो इसी को हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। सेम प्रिंसिपल को, ठीक है। 2.16 अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 kg। तो हम अब यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बॉल की बात कर रहे हैं, बॉल का मास है 40 kg, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ अ स्पीड कैन बी मेजर्ड विथ द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन। हमको डेल एक्स निकालना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्पीड की अनसर्टेनिटी क्या है, 2%, ठीक है। सो डेल वी कितना हो गया, 2% ऑफ क्या लिखा हुआ है, 45। सो 2/100 इंटू 45। सो कैलकुलेट करने से ये आता है 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा निकल गया डेल वी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डेल एक्स निकालना है। डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4πm डेल वी। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34। 4 इंटू पाई होता है 22.7। एम कितना है, 40 kg, और डेल वी हमने निकाला है 0.9। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर। देख रहे हैं आप, एरर कितना कम है, -33 मीटर, मतलब 0.00000000 पता नहीं कितना जीरो के बाद 1.146। तो जब आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे बॉल, तो उस केस में हम वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कितना कम एरर आ रहा है, ठीक है। कोई मैक्रोस्कोपिक मतलब बॉल हो गया, कार हो गई, कोई ट्रक हो गया, उनका आप वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें बहुत ही कम एरर आएगा। देखो कितना कम एरर आ रहा है, ठीक है ना, -33, बहुत ही कम एरर है। जबकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक, ये किस की बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उस केस में देखो, हमने अगर डेल एक्स को निकाल लिया सही तरीके से, तो डेल वी निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एरर आएगा। तो ये जो है हिज़नबर्ग कॉन्सेप्ट जो है, इट इज़ होल्ड गुड फॉर दी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और इसका एवरीडे लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसका हम ईजिली पोजीशन और वेलोसिटी साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम किसी स्मॉल पार्टिकल्स का वेलोसिटी और पोजीशन साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक साथ अगर हम मेजर करने जाएंगे तो एक तो बहुत हाई एक्यूरेसी से कैलकुलेट करेंगे, पर दूसरे में बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला, इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये दो प्रिंसिपल थे विच लीड टू दी डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल हैं, अगर हम इसको कंपेयर करें बोर्स से, ठीक है ना, बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से जो बोर्स का मॉडल है वो फेल हो गया। आपको इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने लिमिटेशंस बताए थे बोर्स के मॉडल की, कि वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है एटम, उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम में तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वो जीमन इफेक्ट जो है वो बताता नहीं है। स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बताता है। तो इसे बहुत सारी आपको मैंने लिमिटेशन बताई थी। उसमें से एक लिमिटेशन ये भी है कि जो है बोर्स ने जो इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर को ही अकाउंट किया अपना मॉडल बनाने के लिए। उन्होंने इन दोनों जो
प्रिंसिपल हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है, उसको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दूसरा उन्होंने बोला कि आप वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जबकि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमको पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो फिक्स नहीं है। जैसे अभी तक बोलते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर है, ऐसे ही सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ये फिक्स्ड पाथ होता है। वो फिक्स्ड पाथ का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब हम किस में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है। हम प्रोबेबिलिटी की बातें करेंगे। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, जिसमें हम फिर से बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अबाउ रूल है, पाउली रूल है, हर्न्स रूल है, बहुत सारे रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग श्रोडिंगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो श्रोडिंगर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। ठीक, ओके, थैंक यू।